दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध से पूरी दुनिया में कई बदलाव देखे जा रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा बदलाव है परमाणु हथियारों को लेकर बदलती सोच का। जहां एक समय पहले दुनिया में परमाणु हथियारों की निर्भरता कम होती जा रही थी, वहीं अब व्लादिमीर पुतिन के अपनी परमाणु फोर्स को अलर्ट पर रखने से दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। सभी बड़े देशों का मानना है कि अगर यूक्रेन ने अमेरिका और ब्रिटेन के कहने पर अपने परमाणु हथियार नष्ट नहीं किए होते तो आज रूस उस पर हमला करने से पहले कई बार सोचता। परमाणु हथियार एक कवच की तरह जाने जाने लगे हैं, जिसके होने से ही एक देश को शक्तिशाली और सुरक्षित माना जाता है। इसी कड़ी में अब जापान की ओर से भी परमाणु हथियारों की मांग उठ रही है। अगर वो देश परमाणु हथियारों की मांग उठा रहा है जो परमाणु हमले झेल चुका है, तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि बाकी देश अपने आप को बिना परमाणु शक्ति के कितना असुरक्षित महसूस करते होंगे। तो चलिए दोस्तों, जापान की तरफ से उठी इस मांग पर आपको पूरी जानकारी देते हैं। साथ ही ये मांग किसने उठाई है, इस पर भी नजर डालते हैं। दोस्तों, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने रविवार को कहा कि उनके देश को लंबे समय से जारी एक पाबंदी को तोड़ देना चाहिए और परमाणु हथियारों पर गंभीर बहस शुरू करनी चाहिए। आबे ने नाटो की तरह पॉसिबल न्यूक्लियर शेयरिंग प्रोग्राम की बात कही। यूक्रेन पर रूसी हमले के बीच आबे का ये बयान काफी अहम माना जा रहा है। आबे ने ये बयान एक टीवी प्रोग्राम में दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जापान ने परमाणु नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन किए हैं। आपको बता दें कि इस संधि का मकसद है कि जो देश इस संधि पर साइन करेगा वो परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के साथ साथ परमाणु परीक्षण पर भी अंकुश लगाने के पक्ष में होगा। इसके साथ ही 3 और गैर परमाणु सिद्धांत हैं, लेकिन इस पर बात करने के लिए कोई मनाही नहीं है कि दुनिया सुरक्षित कैसे रह सकती है। आपको बता दें कि आबे ने 2020 में प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया था, लेकिन सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में वो अब भी काफी प्रभावी हैं। जापान टाइम्स के अनुसार आबे ने कहा कि यूक्रेन ने सोवियत यूनियन से अलग होते वक्त सुरक्षा गारंटी के लिए कुछ परमाणु हथियार रखे होते तो शायद उसे रूसी हमले का सामना नहीं करना पड़ता। आबे ने आगे कहा कि सरकार लगातार कहती है कि एशिया की सुरक्षा का वातावरण लगातार खराब हो रहा है। इनमें चीन की बढ़ती आक्रामकता और उत्तर कोरिया के परमाणु प्रयोग भी शामिल है। आबे ने कहा कि नाटो की न्यूक्लियर शेयरिंग प्रोग्राम एक मिसाल है कि जापान उन खतरों को कैसे कम कर सकता है। आबे ने फूजी टेलीविजन पर आने वाले प्रोग्राम में कहा कि जापान को भी कई ऑप्शंस पर सोचना चाहिए। इनमें न्यूक्लियर शेयरिंग प्रोग्राम भी शामिल है। नाटो के जरिए अमेरिका यूरोप में परमाणु हथियार रखता है। जापान दूसरे विश्व युद्ध के दौरान परमाणु हमलों की त्रासदी झेल चुका है। जापान के 3 गैर परमाणु सिद्धांत हैं। पहली बार इसे 1967 में निर्धारित किया गया। इसके तहत देश के अंदर परमाणु हथियारों के प्रोडक्शन और उसे रखने पर पाबंदी है। जापान के लोग भी परमाणु हथियारों के खिलाफ रहे हैं, लेकिन आबे ने नाटो की तर्ज पर शेयरिंग के ऑप्शन की बात की है। आबे ने कहा कि जापान के अंदर ज्यादातर लोग इस व्यवस्था से अनजान हैं। परमाणु हथियारों को नष्ट करने का लक्ष्य अहम है, लेकिन जब जापान के लोगों की जान और मुल्क को बचाने की बात आएगी तो मैं सोचता हूं कि हमें कई तरकीबों पर बात करनी चाहिए। वॉशिंगटन में सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्राम के सीनियर फेलो और शिंजो आबे की जीवनी लिखने वाले टोबिस हैरिस ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री के इस बयान से जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा पर दबाव बढ़ गया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ये बहस अभी हो या नहीं, लेकिन पिछले 5 से 10 सालों में जापान में परमाणु हथियारों के होने पर बातचीत की पाबंदी अभी धीमी पड़ चुकी है। दोस्तों, इस प्रोग्राम में चीन ताइवान पर भी सवाल पूछा गया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि होस्ट एंकर ने पूछा कि पड़ोसी ताइवान पर हमले के हालातों में अमेरिका का क्या रुख होगा, क्या अमेरिका उसका बचाव करेगा। इस पर आबे ने कहा कि यह दिखाना कि अमेरिका हस्तक्षेप कर सकता है, इससे चीन नियंत्रण में रहता है, लेकिन हस्तक्षेप करने की संभावना को छोड़ देने से ताइवान की सेना के लिए मुश्किल हालात हो जाएंगे। अब समय आ चुका है कि इसे लेकर आशंका वाली नीति छोड़ देनी चाहिए। ताइवान के लोग हमारे साझा मूल्यों का हिस्सा है। ऐसे में मैं सोचता हूं कि अमेरिका को इस मामले में स्पष्ट होना होगा। आबे ने आगे कहा कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो जापान के लिए भी संकट आएगा। आबे ने कहा कि ताइवान से महज 110 किलोमीटर की दूरी पर योनागुनी का ओकिनावन द्वीप है। अगर चीन हमला करता है तो ये पहले समुद्र में हवाई क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लेगा और इसकी जद में जापानी पानी के साथ हवाई क्षेत्र भी आएंगे। चीन ताइवान को अहम मुद्दा बताता है और कहता है कि जरूरत पड़ने पर वो इसे बल का इस्तेमाल करके भी मिला लेगा।
हाल ही के सालों में ताइवान को लेकर चीन की सैन्य एक्टिविटी भी बढ़ चुकी है। अमेरिका 1789 से ही वन चाइना पॉलिसी मानता रहा है। अमेरिका ऑफिशियली रूप से ताइपे के बदले बीजिंग को मान्यता देता है। जापान का ताइवान के साथ फॉर्मल राजनयिक संबंध नहीं है और पारंपरिक रूप से जापान इस मुद्दे पर चुप रहता है ताकि चीन नाराज न हो। जापान के लिए चीन सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है, इसलिए यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच आबे के बयान को काफी अहम माना जा रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच ताइवान पर चीन का डर भी बढ़ चुका है। कहा जा रहा है कि रूस का हमला सफल रहा तो चीन को ताइवान के मामले में बल मिलेगा। अब जानते हैं चीनी मीडिया की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। दोस्तों, आबे के इस बयान पर चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र माने जाने वाले अंग्रेजी दैनिक ग्लोबल टाइम्स ने 28 फरवरी को एडिटोरियल लिखा है। अपने एडिटोरियल में ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने 28 फरवरी को कहा कि जापान को परमाणु हथियार साझा करने के लिए अमेरिका से समझौता करना चाहिए। उन्होंने इसे लेकर नाटो देशों के बीच परमाणु हथियार साझा करने के तरीकों का भी उदाहरण दिया है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि आबे के बयान से साफ हो गया है कि वो परमाणु हथियारों की तरफ बढ़ना चाहते हैं। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक बात केवल आबे के बयान की नहीं, लंबे समय से जापान के दक्षिणपंथी नेता इस तरह की बातें करते आ रहे हैं। खुद आबे पहले भी ऐसी बात कर चुके हैं। जापान के विपक्षी नेता इचिरो आजोवा ने कहा कि जापान रातों रात चीन को रोकने के लिए बड़ी संख्या में परमाणु हथियार बना सकता है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि जापान के पास परमाणु हथियार तैयार करने की क्षमता है। जापान दुनिया के सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड देशों में से एक है। जापानी मीडिया में एक रिपोर्ट भी छपी थी कि जापान के पास देश के अंदर और बाहर 47 टन प्लूटोनियम है। इतने में जापान 6000 परमाणु बम बना सकता है। 2016 में जब जो बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे तो उन्होंने भी कहा था कि जापान रातों रात परमाणु हथियार हासिल करने की क्षमता रखता है। ऐसे में ये साफ हो गया कि रूस यूक्रेन का युद्ध विश्व में एक बार फिर परमाणु हथियारों की होड़ को जन्म दे रहा है और इस बार मांग उस देश से उठी जो खुद अपने देश में 2 शहरों पर परमाणु हमला झेल चुका है। इससे साफ हो गया है कि किसी भी देश को शक्तिशाली उसकी परमाणु क्षमता से ही माना जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई गैर परमाणु संधियां भी नाकाम होती नजर आ रही हैं। पर इन सब की शुरुआत हुई है रूस की अपनी डेटरेंस फोर्स को अलर्ट पर रखने से। अब आगे दुनिया में परमाणु हथियारों का विस्तार होगा या नहीं, ये देखने वाला होगा। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही जापान के परमाणु हथियारों की मांग पर आपकी क्या राय है, ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें, धन्यवाद।